आजकल चैट ऐप्स कौन इस्तेमाल नहीं करता? मतलब फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सएप, स्लैक, ये तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा बन गए हैं। पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि जब हम फटाक से एक मैसेज भेजते हैं, तो स्क्रीन के पीछे उस टेक की दुनिया में क्या चल रहा होता है? आज हम इसी पर्दे के पीछे झांक रहे हैं। हमारे पास एक काफ़ी दिलचस्प सोर्स है। एक किताब का चैप्टर जो ख़ास तौर पर चैट सिस्टम को डिज़ाइन करने की बारीकियों पर बात करता है। तो आज हमारा मिशन क्या है? ये समझना कि आखिर बनता कैसे है एक ऐसा सिस्टम जो करोड़ों लोगों को एक साथ रियल टाइम में जोड़े रखता है। हम खास तौर पर इन चीज़ों पर गौर करेंगे। वन ऑन वन चैट कैसे तेज़ी से काम करती है, छोटे ग्रुप चैट्स मतलब 100 लोगों तक, वो कैसे मैनेज होते हैं, वो हरी बत्ती यानी ऑनलाइन स्टेटस कैसे पता चलता है, एक ही अकाउंट कई डिवाइस पर कैसे सिंक रहता है, और हाँ, ऐप बंद होने पर भी नए मैसेज का अलर्ट यानी पुश नोटिफिकेशन वो कैसे आता है। और ये सब हमें सोचना है 5 करोड़ डेली एक्टिव यूजर्स के स्केल पर। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। तो चलिए इस तकनीकी पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक बात समझ लेते हैं। जब हम चैट करते हैं तो हमारा फोन या कंप्यूटर मतलब जो क्लाइंट है वो सीधे दूसरे यूजर के डिवाइस से बात नहीं करता। ऐसा नहीं होता। सब कुछ एक सेंट्रल चैट सर्विस के जरिए होता है। क्लाइंट इस सर्विस से जुड़ते हैं। ये सर्विस मैसेज लेती है, पता लगाती है कि मैसेज किसे भेजना है और फिर उसे भेज देती है। और अगर पाने वाला ऑनलाइन नहीं है तो ये सर्विस मैसेज को संभाल कर भी रखती है। बिल्कुल सही कहा। और यही से पहली बड़ी तकनीकी चुनौती सामने आती है। क्लाइंट और सर्वर के बीच ये जो लगातार कम्युनिकेशन है, ये कैसे बनाए रखा जाए? खासकर जब सर्वर को क्लाइंट को कोई मैसेज भेजना हो। भेजने वाले के लिए तो फिर भी ठीक है, पर पाने वाले तक मैसेज कैसे पहुंचेगा रियल टाइम में? हाँ, भेजने वाले के लिए मतलब सेंडर के लिए तो HTTP प्रोटोकॉल ठीक लगता है। क्लाइंट सर्वर से कनेक्शन बनाता है, मैसेज भेजता है, काम खत्म। सोर्स ये भी बताता है कि कीप अलाइव हेडर यूज करने से कनेक्शन कुछ देर बना रहता है, जिससे वो बार बार TCP हैंडशेक का झंझट बचता है। फेसबुक ने भी शुरू में ये यूज किया था। लेकिन पाने वाले का क्या, रिसीवर का? HTTP तो क्लाइंट शुरू करता है, सर्वर अपनी मर्जी से क्लाइंट को कैसे बताए कि भाई तुम्हारे लिए मैसेज आया है? हाँ, ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी। इसके लिए समय के साथ कई तरीके आजमाए गए। सबसे पुराना था पोलिंग। इसमें क्लाइंट बेचारा बार बार सर्वर से पूछता रहता है, कुछ आया मेरे लिए? अब कुछ आया? अब? ये बहुत ही इनएफिशिएंट है। ज्यादातर सर्वर का जवाब नहीं होता और सर्वर के रिसोर्स फालतू में खर्च होते रहते हैं। जैसे दरवाजे पर बार बार दस्तक देना, भले ही अंदर कोई ना हो। अच्छा, फिर आया लॉन्ग पोलिंग। ये थोड़ा स्मार्ट था, है ना? इसमें क्लाइंट कनेक्शन खुला रखता है और सर्वर तब तक जवाब नहीं देता जब तक या तो कोई नया मैसेज ना आ जाए या फिर एक टाइम आउट ना हो जाए। मैसेज मिलते ही या टाइम आउट होने पर क्लाइंट फौरन नया कनेक्शन बना लेता है। लॉन्ग पोलिंग पोलिंग से तो काफी बेहतर था, पर इसकी भी अपनी सीमाएं थीं। एक बड़ी दिक्कत ये थी कि भेजने वाला और पाने वाला अलग-अलग चैट सर्वर से जुड़े हो सकते हैं। अब क्योंकि HTTP सर्वर अक्सर स्टेटलेस होते हैं, मतलब वो पिछली रिक्वेस्ट याद नहीं रखते, तो जिस सर्वर को मैसेज मिला, जरूरी नहीं कि पाने वाले का लॉन्ग पोलिंग कनेक्शन उसी के पास हो। ये कोऑर्डिनेशन मुश्किल था। साथ ही सर्वर के लिए ये जानना भी मुश्किल था कि क्लाइंट सच में डिस्कनेक्ट हो गया है या बस नेटवर्क धीमा है। और हाँ, अगर कोई ज्यादा चैट नहीं भी करता, तब भी टाइम आउट के बाद कनेक्शन बार बार बनते लेते थे। वो भी एक ओवरहेड था। ये दिक्कतें तो काफी सीरियस लगती हैं, खासकर सर्वर साइड पर। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जो इन सब से बचकर सीधे सर्वर से क्लाइंट तक मैसेज पहुंचा सके बिना इतने तामझाम के? बिल्कुल। और वही आज की मॉडर्न चैट ऐप्स की जान है, वेब सॉकेट। वेब सॉकेट कनेक्शन भी क्लाइंट ही शुरू करता है, लेकिन एक बार बन गया तो ये दो तरफा मतलब बाई डायरेक्शनल और लगातार परसिस्टेंट बना रहता है। ये एक स्टैंडर्ड HTTP कनेक्शन की तरह शुरू होता है, फिर एक खास अपग्रेड रिक्वेस्ट के जरिए वेब सॉकेट में बदल जाता है। अब समझ लीजिए कि क्लाइंट और सर्वर के बीच एक खुली फोन लाइन जुड़ गई है। सर्वर जब चाहे क्लाइंट को डेटा जैसे नया मैसेज भेज सकता है। और क्योंकि ये भी स्टैंडर्ड पोर्ट 80 और 453 यूज करता है, तो फायरवॉल भी इसे आसानी से जाने देते हैं। अरे वाह! तो ये वेब सॉकेट एक तरह से दोनों तरफ की समस्या हल कर देता है। भेजने के लिए क्लाइंट सर्वर से बात कर सकता है और पाने के लिए सर्वर क्लाइंट से। एग्जैक्टली और यही इसकी खूबसूरती है। दोनों तरफ वेब सॉकेट इस्तेमाल करने से डिज़ाइन काफ़ी सरल हो जाता है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है, क्योंकि ये कनेक्शन लगातार बने रहते हैं,
तो सर्वर पर लाखों या करोड़ों कनेक्शन को एक साथ मैनेज करना वो अपने आप में एक बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती बन जाती है। तो वेब सॉकेट सिर्फ एक तकनीकी अपग्रेड नहीं है, ये रियल टाइम बातचीत को संभव बनाने की क्या कहते हैं कुंजी है, जो पहले पोलिंग और लॉन्ग पोलिंग से बहुत मुश्किल था। ठीक है, तो हमने ये समझा कि वेब सॉकेट क्लाइंट और सर्वर के बीच लगातार बातचीत का रास्ता खोलता है। अब सवाल ये उठता है कि ये सर्वर कहाँ फिट होते हैं, मतलब पूरे सिस्टम की बड़ी तस्वीर कैसी दिखती है। हाँ, अब आर्किटेक्चर की बात करते हैं। सोर्स के हिसाब से हम सिस्टम को मोटे तौर पे 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है स्टेटलेस सर्विसेज, दूसरी स्टेटफुल सर्विसेज और तीसरी थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन। ओके, स्टेटलेस सर्विसेज मतलब? स्टेटलेस सर्विसेज ये वो पारंपरिक सर्विसेज हैं जो हर रिक्वेस्ट को इंडिपेंडेंटली हैंडल करती हैं। उन्हें पिछली रिक्वेस्ट याद रखने की जरूरत नहीं, जैसे लॉगिन, साइन अप, यूजर प्रोफाइल देखना या बदलना। ये आमतौर पर एक लोड बैलेंसर के पीछे चलती हैं, जो ट्रैफिक को अलग-अलग सर्वर इंस्टेंस में बांट देता है। ठीक है, और स्टेटफुल सर्विसेज यहाँ मामला थोड़ा अलग है। हमारी मुख्य चैट सर्विस इसी कैटेगरी में आती है। ये स्टेटफुल है क्योंकि इसे याद रखना पड़ता है कि कौन सा यूजर किस सर्वर से वेब सॉकेट के जरिए जुड़ा हुआ है। हाँ, हर क्लाइंट एक खास सर्वर से जुड़ा रहता है और आमतौर पर तब तक उसी से जुड़ा रहता है जब तक वो सर्वर काम कर रहा है। इसमें स्टेट मैनेज करना पड़ता है। और थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस, इसमें सबसे जरूरी है पुश नोटिफिकेशन सर्विस, जैसे गूगल का FCM या एप्पल का APNS। जब हमारा ऐप बंद होता है या बैकग्राउंड में होता है, तब भी नए मैसेज का जो अलर्ट आता है ना, वो इन्हीं सर्विसेज के जरिए आता है। अच्छा, और स्केलेबिलिटी, 8 करोड़ डेली यूजर्स, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। क्या ये सब किसी एक सुपर कंप्यूटर पर चल सकता है, मतलब थ्योरेटिकली? हाँ, ये दिलचस्प सवाल है। सोर्स में कैलकुलेशन दी है कि सैद्धांतिक रूप से शायद संभव हो। अगर माने कि हर एक्टिव कनेक्शन सर्वर पर सिर्फ 10 KB मेमोरी लेता है, तो 1 मिलियन मतलब 10 लाख समवर्ती यूजर्स के लिए करीब 10 GB मेमोरी लगेगी। तो 5 करोड़ DAU, जिनमें से शायद कुछ लाख ही एक समय पर एक्टिव हों, उनके लिए एक बहुत पावरफुल सर्वर शायद काफी हो सकता है। लेकिन कोई भी समझदार इंजीनियर ऐसा डिजाइन कभी नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन जाएगा। अगर वो एक सर्वर गया तो पूरा चैट सिस्टम ठप। हाँ, ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। तो फिर एक प्रैक्टिकल मजबूत डिजाइन कैसा दिखेगा? एक बेहतर स्केलेबल डिजाइन में कई अलग-अलग तरह के सर्वर होंगे जो मिलकर काम करेंगे। सोर्स में इसका एक डायग्राम भी है। सबसे पहले चैट सर्वर, जिनसे क्लाइंट वेब सॉकेट के जरिए जुड़े रहते हैं रियल टाइम मैसेजिंग के लिए। फिर प्रेजेंस सर्वर, जिनका काम सिर्फ ये देखना है कि कौन ऑनलाइन है और कौन ऑफलाइन। इसके बाद API सर्वर, जो बाकी सारे काम संभालते हैं, लॉगिन, साइन अप, प्रोफाइल अपडेट, यूजर सर्च वगैरह। ये स्टेटलेस होते हैं। फिर नोटिफिकेशन सर्वर, जो थर्ड पार्टी सर्विसेज को पुश नोटिफिकेशन भेजने का सिग्नल देते हैं। और आखिर में, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, एक की वैल्यू स्टोर, जहां सारी चैट हिस्ट्री स्टोर होती है। इसी के वजह से जब कोई ऑफलाइन यूजर वापस ऑनलाइन आता है तो उसे अपनी पुरानी चैट दिख जाती है। आपने की वैल्यू स्टोर का जिक्र किया चैट हिस्ट्री के लिए। ये थोड़ा मतलब सरप्राइजिंग है। आमतौर पर हम डेटा के लिए MySQL जैसे रिलेशनल डेटाबेस के बारे में सोचते हैं। सोर्स इस खास चुनाव पर इतना जोर क्यों देता है? HBase या कसांड्रा जैसे की वैल्यू स्टोर ही क्यों? इसके पीछे कई ठोस कारण हैं, जैसा सोर्स विस्तार से बताता है। पहला और सबसे बड़ा कारण डेटा का साइज। आप सोचिए, फेसबुक मैसेंजर और व्हाट्सएप मिलके रोज 60 अरब 60 बिलियन से ज्यादा मैसेज प्रोसेस करते हैं। ये वॉल्यूम रिलेशनल डेटाबेस के लिए संभालना बहुत बहुत मुश्किल है। 60 अरब? बाप रे। हाँ। दूसरा एक्सेस पैटर्न। ज्यादातर लोग अपनी हाल की चैट ही देखते हैं। बहुत पुरानी चैट कम ही एक्सेस होती है। इसे हॉट और कोल्ड डेटा कहते हैं। तीसरा, फिर भी हमें रैंडम एक्सेस की जरूरत पड़ती है। यूजर्स कभी भी पुरानी चैट में कुछ सर्च कर सकते हैं, किसी खास मैसेज पर जंप कर सकते हैं या मेंशन देख सकते हैं। तो डेटा को जल्दी से कहीं से भी एक्सेस करने की क्षमता चाहिए। चौथा, रीड राइट का अनुपात। खासकर वन-ऑन-वन चैट में जितने मैसेज लिखे जाते हैं लगभग उतने ही पढ़े जाते हैं। तो रेशो करीब 1.1 होता है। हाँ, और इन सब जरूरतों को देखते हुए की वैल्यू स्टोर बेहतर फिट होते हैं,
क्यों? क्योंकि वे हॉरिजॉन्टली स्केल करने में माहिर हैं, मतलब ट्रैफिक बढ़ने पर आप आसानी से और सर्वर जोड़ सकते हैं। वे बहुत तेजी से, मतलब लो लेटेंसी के साथ डेटा एक्सेस देते हैं, और डेटा के लॉन्ग टेल यानी वो पुराना डेटा जो कम एक्सेस होता है उसे संभालने में रिलेशनल डेटाबेस से कहीं बेहतर हैं। इसीलिए फेसबुक मैसेंजर, एजबेस और डिस्कॉर्ड कैसेंड्रा इस्तेमाल करता है। ये दिखाता है कि विशाल पैमाने पर खास ज़रूरत के हिसाब से सही नो एसक्यूएल डेटाबेस चुनना कितना ज़रूरी है। मतलब चैट के इस विशाल डेटा और तुरंत एक्सेस की ज़रूरत के लिए की वैल्यू स्टोर की फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी रिलेशनल डेटाबेस की सख्त कंसिस्टेंसी से ज़्यादा फायदेमंद साबित होती है। हाँ, ये बात तो समझ आती है। डेटा का साइज और उसे एक्सेस करने का तरीका बिल्कुल अलग है। अच्छा, तो इस की वैल्यू स्टोर में डेटा रखा कैसे जाएगा? क्या वन ऑन वन चैट और ग्रुप चैट के लिए अलग-अलग टेबल या स्ट्रक्चर होंगे? हाँ, सोर्स के अनुसार उन्हें अलग रखना बेहतर है। वन ऑन वन चैट के लिए एक टेबल हो सकता है जिसकी प्राइमरी की होगी मैसेज आईडी। ये आईडी यूनिक होगी और समय के साथ बढ़ेगी, जिससे मैसेज का सही क्रम बना रहेगा। हम सिर्फ क्रिएटेड टाइम स्टैम्प पर पूरी तरह निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि थ्योरेटिकली 2 मैसेज बिल्कुल एक ही मिलीसेकंड पर बन सकते हैं। अच्छा। ग्रुप चैट के लिए टेबल की प्राइमरी की एक कॉम्बिनेशन होगी, चैनल आईडी, मैसेज आईडी। यहाँ चैनल आईडी मतलब ग्रुप आईडी पार्टीशन की का काम करेगी। इसका मतलब है कि एक ग्रुप के सारे मैसेज फिजिकली एक साथ स्टोर किए जा सकते हैं या कम से कम लॉजिकली ग्रुप किए जा सकते हैं, जिससे उस ग्रुप की चैट को रिट्रीव करना बहुत तेज हो जाता है। ये मैसेज आईडी का फंडा दिलचस्प है। इसे यूनिक भी होना है और समय के हिसाब से सॉर्टेबल भी। नो एसक्यूएल डेटाबेस में माई एसक्यूएल की तरह ऑटो इंक्रीमेंट तो होता नहीं है, तो ये कैसे जनरेट होती है? स्रोत 2 मुख्य तरीके बताता है। एक है एक सेंट्रलाइज्ड सर्विस इस्तेमाल करना जो यूनिक टाइम सॉर्टेबल 64 बिट आईडी जनरेट करे, जैसे ट्विटर का स्नोफ्लेक एल्गोरिदम। दूसरा और शायद ज्यादा आसान तरीका है लोकल सीक्वेंस नंबर जनरेटर इस्तेमाल करना, यानी आईडी सिर्फ एक खास चैट, वन ऑन वन या ग्रुप के अंदर यूनिक हो। चूंकि हमें मैसेज का क्रम सिर्फ उस चैट के अंदर ही सही रखना है, ये तरीका काफी होता है और इसे लागू करना ग्लोबल आईडी जनरेटर से आसान है। समझ गई। अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। आपने शुरू में सर्विस डिस्कवरी का जिक्र किया था, जैसे ज़ूकीपर। ये कैसे काम करता है कि मेरा ऐप लॉगिन करते ही सही चैट सर्वर से जुड़ जाता है? हाँ, सर्विस डिस्कवरी एक तरह से ट्रैफिक कंट्रोलर का काम करती है चैट सर्वर्स के लिए। इसका मुख्य काम है क्लाइंट के लिए सबसे अच्छा चैट सर्वर ढूंढना। अच्छा का मतलब हो सकता है जो क्लाइंट के सबसे नज़दीक हो, जियोग्राफिकली, या जिस पे लोड सबसे कम हो वगैरह। प्रोसेस कुछ यूं होता है। जब यूजर लॉगिन करता है, रिक्वेस्ट पहले एपीआई सर्वर पर जाती है। एपीआई सर्वर यूजर को ऑथेंटिकेट करता है, मतलब पासवर्ड वगैरह चेक करता है। फिर वो सर्विस डिस्कवरी सिस्टम जैसे ज़ूकीपर से पूछता है कि इस यूजर के लिए बेस्ट चैट सर्वर कौन सा है। सर्विस डिस्कवरी सर्वर का पता, जैसे उसका डीएनएस नाम, बताती है और क्लाइंट फिर उस सर्वर से सीधा वेब सॉकेट कनेक्शन बना लेता है। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। मैसेज असल में भेजा और पाया कैसे जाता है? मान लीजिए मैं यूजर ए आपको यूजर बी एक मैसेज भेजती हूँ, पर्दे के पीछे क्या होता है? इसका फ्लो भी काफी लॉजिकल है। सोर्स में इसका एक डायग्राम भी दिया है। 1. यूजर ए का ऐप उसके कनेक्टेड चैट सर्वर, मान लीजिए सर्वर 1, को वेब सॉकेट पर मैसेज भेजता है। 2. सर्वर 1 सबसे पहले उस चैट के लिए एक यूनिक मैसेज आईडी जनरेट करता है, जैसा हमने डिस्कस किया। 3. फिर सर्वर 1 उस मैसेज को एक इंटरनल मैसेज सिंक क्यू में डालता है। ये एक तरह की अस्थायी वेटिंग लिस्ट है। 4. साथ ही मैसेज को परमानेंट स्टोरेज, हमारे की वैल्यू स्टोर में सेव कर दिया जाता है ताकि चैट हिस्ट्री बनी रहे। ओके। 5. अब सर्वर चेक करता है कि यूजर बी ऑनलाइन है या नहीं। अगर भी ऑनलाइन है और मान लीजिए वो चैट सर्वर 2 से जुड़ा है, तो मैसेज सर्वर 2 को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। 6. अगर यूजर बी ऑफलाइन है, तो सर्वर नोटिफिकेशन सर्वर को बताता है कि बी को एक पुश नोटिफिकेशन भेज दो। 7. अगर बी ऑनलाइन था, तो सर्वर 2 अब उस मैसेज को वेब सॉकेट के जरिए यूजर बी के डिवाइस पर भेज देता है और यूजर बी को मैसेज मिल जाता है। टाडा! ये तो सिंगल डिवाइस के लिए ठीक है, पर आजकल हम सब मल्टीपल डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, फोन, लैपटॉप, टैबलेट। ये कैसे सुनिश्चित होता है कि मैसेज सब डिवाइस पर सिंक रहे? ऐसा ना हो कि फोन पर दिखे, लैपटॉप पर नहीं। हाँ, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत ज़रूरी फीचर भी। सोर्स इसका भी एक हल बताता है। हर डिवाइस अपने पास एक वेरिएबल रखता है,
मान लीजिए लास्ट सीन मैसेज आईडी या करमैक्स मैसेज आईडी, जो बताता है कि उस डिवाइस ने उस खास चैट का आखिरी कौन सा मैसेज देखा था। जब भी डिवाइस एक्टिव होता है या ऐप खोला जाता है, वो सर्वर से या सीधे की वैल्यू स्टोर से पूछता है कि इस चैट में मेरे लास्ट सीन मैसेज आईडी के बाद वाले सारे मैसेज मुझे दे दो। इस तरह हर डिवाइस सिर्फ वही मैसेज फेच करता है जो उसने नहीं देखे हैं और सब सिंक में रहते हैं। वाह, ये तो काफी सरल और प्रभावी तरीका लगता है। अच्छा, और ग्रुप चैट का फ्लो, क्या वो वन ऑन वन से कुछ अलग होता है? हाँ, थोड़ा सा। जब यूजर ए एक ग्रुप जिसमें मान लीजिए ए, बी और सी हैं में मैसेज भेजता है, तो सर्वर उस मैसेज की एक कॉपी बनाता है और फिर वो कॉपी ग्रुप के हर दूसरे सदस्य यानी बी और सी के लिए उनकी अपनी अपनी मैसेज सिंक क्यू या कह लें इनबॉक्स में डाल देता है। इसे फैन आउट ऑन राइट कहते हैं। हर यूजर का अपना एक तरह का इनबॉक्स होता है जहां से अलग अलग लोगों और ग्रुप से आए सारे मैसेज मिलते हैं। तो मतलब ग्रुप के हर सदस्य को पूरे ग्रुप की चैट हिस्ट्री नहीं देखने पड़ती हर बार, बस अपना इनबॉक्स चेक करना होता है। ये छोटे ग्रुप के लिए, जैसे 100 सदस्य तक, तो काफी एफिशिएंट लगता है। बिल्कुल। सोर्स में बताया गया है कि वीचैट भी कुछ ऐसा ही करता है और इसीलिए शायद उन्होंने ग्रुप साइज 500 तक सीमित रखा है। लेकिन आप सही कह रही हैं, अगर ग्रुप में लाखों सदस्य हों तो हर मैसेज की लाखों कॉपी बनाना और हर सदस्य के इनबॉक्स में डालना बहुत महंगा और धीमा हो जाएगा। बड़े ग्रुप्स के लिए अलग रणनीति अपनानी पड़ती है। अब एक और दिलचस्प फीचर, ऑनलाइन प्रेजेंस। वो जो हरी बत्ती जलती है जिससे पता चलता है कि दोस्त ऑनलाइन है या नहीं, वो कैसे काम करती है? इसके लिए डेडिकेटेड प्रेजेंस सर्वर होते हैं। ये भी क्लाइंट से वेबसॉकेट के जरिए जुड़े रहते हैं। इनका काम थोड़ा नाजुक होता है। जब यूजर लॉगिन करता है, ऐप प्रेजेंस सर्वर से वेबसॉकेट कनेक्शन बनाता है। सर्वर यूजर का स्टेटस ऑनलाइन मार्क करता है और एक लास्ट एक्टिव एट टाइम स्टैम्प की वैल्यू स्टोर में अपडेट कर देता है। जब यूजर लॉग आउट करता है, ऐप सर्वर को बताता है और सर्वर स्टेटस को ऑफलाइन मार्क कर देता है। लेकिन मुश्किल तब आती है जब कनेक्शन अचानक टूट जाए। अगर हम कनेक्शन टूटते ही ऑफलाइन और जुड़ते ही ऑनलाइन मार्क कर दें, तो सोचिए अगर कोई थोड़ी देर के लिए नेटवर्क कवरेज से बाहर जाए, जैसे किसी टनल में, तो उसका स्टेटस बार बार ऑनलाइन ऑफलाइन फ्लिकर करेगा। ये यूजर एक्सपीरियंस के लिए बहुत खराब है। हाँ, ये तो बहुत इरिटेटिंग होगा। तो इसका क्या समाधान है? इसका समाधान है हार्ट ब्लीक मैकेनिज्म। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे डॉक्टर नब्ज चेक करते हैं। ऑनलाइन क्लाइंट का ऐप हर कुछ सेकंड में, जैसे मान लीजिए हर 5 सेकंड में, प्रेजेंस सर्वर को एक छोटा सा मैं जिंदा हूं सिग्नल भेजता रहता है। इसी को हार्ट बीट कहते हैं। अगर सर्वर को एक निश्चित समय तक, जैसे 30 सेकंड तक, किसी क्लाइंट से हार्ट बीट सिग्नल नहीं मिलता, तभी सर्वर मानता है कि क्लाइंट शायद ऑफलाइन हो गया है। इससे नेटवर्क के छोटे मोटे उतार चढ़ाव झेल लिए जाते हैं और स्टेटस स्टेबल रहता है। ओके, ये हार्टबीट से सर्वर को पता चल गया कि यूजर ए ऑफलाइन हो गया है। लेकिन ए के दोस्तों जैसे बी, सी, डी को ये अपडेट कैसे मिलता है? क्या सर्वर सबको एक एक करके बताता है? सबको एक एक करके बताना एफिशिएंट नहीं होगा, खासकर अगर किसी के हजारों दोस्तों। यहां भी एक स्मार्ट तरीका इस्तेमाल होता है, पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल या पबसब। इसे ऐसे समझिए जैसे आपने किसी खास टॉपिक के न्यूज अलर्ट सब्सक्राइब किए हों। यहां हर फ्रेंड पेयर, जैसे ए और बी के बीच, ए और सी के बीच का अपने एक अदृश्य चैनल होता है। जब ए का स्टेटस बदलता है ऑनलाइन से ऑफलाइन या उल्टा, तो प्रेजेंस सर्वर सिर्फ उन चैनलों पर एक इवेंट पब्लिश करता है जिनसे ए जुड़ा है, मतलब ए बी चैनल, एसी चैनल वगैरह। क्योंकि बी ने ए बी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और सी ने एसी चैनल को, उन्हें फौरन अपने वेबसॉकेट कनेक्शन पर यह अपडेट मिल जाता है कि ए का स्टेटस बदल गया है। अच्छा, ये पब सब मॉडल दोस्तों की लिस्ट के लिए तो ठीक लगता है, लेकिन फिर वही सवाल, अगर ग्रुप में लाखों सदस्य हो, क्या तब भी हर सदस्य के ऑनलाइन ऑफलाइन होने पर लाखों इवेंट भेजना संभव है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोर्स भी मानता है कि ये बड़े ग्रुप्स के लिए एक बड़ी चुनौती है। लाखों सदस्यों वाले ग्रुप में रियल टाइम प्रेजेंस दिखाना बहुत बहुत महंगा पड़ेगा। इसका एक संभावित समाधान ये है कि बड़े ग्रुप्स में प्रेजेंस स्टेटस रियल टाइम में पुश ना किया जाए, बल्कि स्टेटस तभी फेच किया जाए जब कोई यूजर उस ग्रुप की चैट खोले या मैन्युअली मेंबर लिस्ट को रिफ्रेश करे। ये एक ट्रेड ऑफ है, रियल टाइम अपडेट की जगह थोड़ी देरी स्वीकार करना, पर सिस्टम की परफॉर्मेंस बेहतर रखना। तो कुल मिलाकर एक जो हमें सिंपल सा चैट ऐप दिखता है, उसके पीछे कितनी जटिल, मतलब कितनी कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग छिपी है। सही। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जैसे वेब सॉकेट्स चुनना, फिर अरबों मैसेज स्टोर करने के लिए सही डेटाबेस, की वैल्यू स्टोर चुनना, फिर सर्विस डिस्कवरी, मैसेज भेजने पाने का पूरा लॉजिक, डिवाइसेस सिंक करना और ऑनलाइन स्टेटस को कुशलता से मैनेज करना। बाप रे, बहुत कुछ है।
ये वाकई एक मल्टी लेयर्ड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है जिसमें हर कदम पर ट्रेड ऑफ्स लेने पड़ते हैं। स्पीड चाहिए या कंसिस्टेंसी, रियल टाइम अपडेट चाहिए या स्केलेबिलिटी। हमने तो आज सिर्फ टेक्स्ट मैसेज पर फोकस किया। सोचिए जब इसमें फोटो, वीडियो, वॉइस मैसेज जुड़ जाते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी और बढ़ जाती होगी। हाँ, उनकी स्टोरेज, इनकोडिंग, डिलीवरी, शायद CDN मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का इस्तेमाल, ये अपने आप में एक अलग गहरा विषय है। सोर्स में भी इसका जिक्र है कि मीडिया फाइल्स को ऑब्जेक्ट स्टोरेज जैसे AWS S3 में रखा जाता है और मैसेज में सिर्फ उनका लिंक भेजा जाता है, या फिर एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को ही लें, जैसा व्हाट्सएप या सिग्नल करते हैं। उसे इस डिज़ाइन में फिट करने के लिए क्रिप्टोग्राफी की एक पूरी लेयर जोड़नी होगी, जिससे ये पक्का हो कि सर्वर खुद भी मैसेज ना पढ़ सके। बिल्कुल। आज हमने जो डिजाइन डिस्कस किया वो एक फाउंडेशन है, एक आधार है। इसे और बेहतर बनाने के अनगिनत तरीके हैं, जैसे क्लाइंट साइट पर मैसेज कैश करना ताकि ऐप तेज खुले, दुनिया भर में सर्वर फैलाना जिसे जियो डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं ताकि लेटेंसी कम हो, और सबसे जरूरी एरर हैंडलिंग और सिस्टम को फॉल्ट टॉलरेंट बनाना ताकि कुछ सर्वर फेल होने पर भी सिस्टम चलता रहे, रुके नहीं। उम्मीद है इस बातचीत से हमारे सुनने वालों को उनके पसंदीदा चैट ऐप्स की अंदरूनी कार्यप्रणाली की एक साफ तस्वीर मिली होगी। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर इसी चैट सिस्टम को फेसबुक या व्हाट्सएप के स्केल पर ले जाना हो, मतलब अरबों यूजर्स और लाखों सदस्यों वाले ग्रुप्स के लिए, तो आज हमने जिन डिजाइन फैसलों पर बात की, उनमें से किन किन को बदलना पड़ेगा, कौन सी नई तकनीकें या आर्किटेक्चर पैटर्न अपनाने पड़ेंगे,